नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक महीने से भी कम समय में 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई थी। इस यात्रा में 22 दिन में 1 करोड़ लोगों की भागीदारी देखी गई और अगले 9 दिन में संख्या 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों जोशीमठ तहसील के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रही है। इसके साथ ही जोशीमठ के दूरस्थ गांव कलगुट, डुमुक, किमड़ा, तपोवन, सलधार, रैणी और भला गांव में आयोजित शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि योजनाओं के लाभ से छूटे लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। जोशीमठ के दूरस्थ गांव कलगोट के नरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस यात्रा से ग्रामीण द्वारा योजनाओं की संपूर्ण जानकारी ली गई। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। ओमान के सुल्तान का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान ओमान के सुल्तान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अपने अपने देश से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के अनुसार भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने में दोनों ही देशों की दिलचस्पी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे साणंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही अमित शाह सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वे अहमदाबाद में महाराष्ट्र समाज अहमदाबाद के शताब्दी महोत्सव में भी मौजूद रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह 6 एडवांसमेंट इन एन्यूरोलॉजी सम्मेलन को भी यहां पर इनमें भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष बिलासपुर, सुंदरनगर और कुल्लू जाएंगे। भाजपा को 3 राज्यों में मिली भारी जीत के बाद आज जेपी नड्डा का बिलासपुर में अभिनंदन होगा। सुंदरनगर में भी जेपी नड्डा अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वे एक रोड शो में भी भाग लेंगे। जेपी नड्डा सुंदरनगर जिले के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कार्यालय अवलोकन, अभिनंदन एवं संबोधन होगा। मुख्यमंत्री संवाद केंद्र में जेपी नड्डा पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे। आज विजय दिवस है। कोलकाता में वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऐतिहासिक विजय के 52 साल पूरे होने पर भारतीय सेनाओं की पूर्वी कमान ने सैन्य टैटू प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में आर्मी हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वागत समारोह में सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के साथ ही अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारतीय फौज की स्वर्णिम विजय गाथा को खुद में समेटे ये दिन हमें भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। तो वहीं इस युद्ध के दौरान देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीर जवानों को भी हम नमन करते हैं।
16 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस दिन के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली, जो आज बांग्लादेश है। इसलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। असल में भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे, जहां दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संपर्क न होना एक बड़ी समस्या थी। सांस्कृतिक संघर्ष और पूर्वी पाकिस्तान के प्रशासन की लापरवाही भी एक प्रमुख चुनौती थी। 1960 दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। भारत पाकिस्तान के बीच इस युद्ध का मुख्य कारण पाकिस्तान के जनरल यदा खान का दमनकारी सैन्य शासन और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी फौज का व्यापक नरसंहार ही था। 15 मई 1971 को भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, हथियारबंद करने, आपूर्ति और सलाह संबंधी कारणों से ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए युद्ध का फैसला किया। युद्ध पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ा गया। यह युद्ध 13 दिनों तक चला। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरों के सिलसिले में वापस लौटते हैं और तेज गति से बताते हैं और भी खबरें। युद्ध के दौरान दक्षिणी कमान ने पाकिस्तानी सेना का बहादुरी से सामना किया और देश की सीमाओं की डटकर रक्षा की। दक्षिणी सेना की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में लड़ी गई उल्लेखनीय लड़ाइयों में लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई भी शामिल थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत के सिर्फ 120 जवानों ने 2000 पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की बख्तरबंद सेनाओं को भी नष्ट कर दिया। भारत से करारी शिकस्त के बाद 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल और प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने भी सरेंडर किया। वर्ष 1971 के युद्ध में तकरीबन 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 9,851 सैनिक घायल हुए थे। गुजरात के सूरत में स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें 43 स्कूलों और 22 कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य मंत्री मुकेश पटेल और प्रफुल्ल पंसेरिया भी मौजूद थे। CR पाटिल ने कहा कि हमने संदेश दिया है कि मानव श्रृंखला के जरिए सूरत स्वच्छता में नंबर 1 और सबसे सुरक्षित हो। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा ने कहा कि निगम के पास देश की जरूरतों से अधिक गेहूं और चावल मौजूद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जितने खाद्यान्न की जरूरत है, उससे ज्यादा खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध है। देश में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 23 से 25 दिसंबर के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं आज बादल छाए रहने व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में दिल्ली में कड़ाके की ठंड 25 दिसंबर के आसपास पड़ने वाली है।
कश्मीर में कई स्थानों पर कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जताया गया है। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर हो रही है। सर्द हवाएं लोगों को ठंड का एहसास करा रही हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं। सराय काले खां शेल्टर होम में 20 बेड और सारे भरे हुए हैं। यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। मेडिकल टीम यहाँ पर आती है और यहाँ पास ही में मोहल्ला क्लिनिक भी है। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कुछ दिनों से AQI में गिरावट आई है, लेकिन आज फिर से राजधानी का AQI 420 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के 5 इलाकों में हवा का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इनमें शादीपुर और जहांगीरपुरी सबसे ऊपर है। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी बेहद खतरनाक हो गई है। ऐसा अनुमान है कि दिल्ली में अगले कई दिनों तक बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने 3000 क्विंटल से अधिक मशरूम की पैदावार की है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्व 6 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसकी GDP 5000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने ये बात कही। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड का मूल्य 6149 रुपये प्रति ग्राम होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाया जा रहा है। यह इंटरचेंज 123 करोड़ रुपए की धनराशि से बनकर तैयार होगा, जो लगभग 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये हवाई अड्डा हीरे और कपड़ा उद्योग के लिए निर्यात आयात संचालन की सुविधा प्रदान करेगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.86 अरब डॉलर से बढ़कर 4 महीने के उच्चतम 606.85 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एक सप्ताह पहले विदेशी मुद्रा भंडार 6.107 अरब डॉलर उछलकर 604.042 अरब डॉलर हो गया था। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले 16 दिसंबर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 3 दिवसीय साहसिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य में साहसिक पर्यटन के विकास पर चर्चा की जाएगी। खनन मंत्रालय ने अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को उनके द्वारा खोजे गए महत्वपूर्ण और गहरे खनिज ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दे दी है। एक बयान में मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। तेल सत्र 2023 और 24 के पहले महीने यानी कि नवंबर में देश का वानस्पति तेल आयात 25% घटकर 11.60 लाख टन दर्ज किया गया। तेल उद्योग संगठन SEA ने एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी। देश भर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या नवंबर में 9% बढ़कर 1.27 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। इस दौरान इंडिगो देश की सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी बनी रही। संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली संस्थान नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर तिमाही में वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य वृद्धि के लिहाज से भारत 5.9% वृद्धि के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गया है। सऊदी में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सऊदी अरब सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कदम के बाद श्रमिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। देश में वर्ष 2032 तक बिजली की अधिकतम मांग 366 गीगावाट हो जाएगी, जबकि 2047 तक यह आंकड़ा 693 गीगावाट तक पहुंच सकता है। नवंबर में देश का निर्यात 2.83% घटकर 33.90 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। वहीं इस दौरान व्यापार घाटा कम होकर 20.58 अरब डॉलर पर रहा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी चुनिंदा अवधि वाली फंड आधारित उधार दर को 0.10% तक बढ़ा दिया है। बैंक के इस फैसले के बाद होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI में बढ़ोतरी हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा सैमसंग मोबाइल यूजर्स को साइबर अटैक की आशंका जताते हुए एक हाई रिस्क वार्निंग चेतावनी भेजी गई है। सरकार ने एंड्रॉइड वर्जन 11, 12, 13 और 14 को साइबर हमला झेलने में कमजोर पाए जाने के बाद यह चेतावनी जारी की। NTPC माइनिंग के वित्त वर्ष 2023 से 24 में अब तक 2 करोड़ 32 लाख टन कोयला उत्पादन किया गया है। यह पूरे वित्त वर्ष 2022 और 23 में प्राप्त 2 करोड़ 32 लाख टन के उत्पादन स्तर से कुछ अधिक है।
इजराइल हमास संघर्ष के बीच इजराइल के सैन्य प्रवक्ता डैनियल ने कहा कि इजरायली सेना ने गलती से गाजा में हमास द्वारा रखे गए 3 इजरायली बंधकों को मार डाला। प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में सेना समीक्षा कर रही है। मामले में डैनियल ने कहा कि आईडीएफ दुखद घटना की जिम्मेदारी लेता है। उन्होंने कहा कि यह वह क्षेत्र है जहां सैनिकों ने आत्मघाती हमलावरों सहित कई आतंकवादियों का सामना किया। कोलंबिया के बंदरगाह बेरिंकुला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 टन से अधिक कोकीन जब्त की। तस्करों ने कोकीन को कोयले की डली के रूप में छिपाया था। जब्त किए गए कोकीन को यूरोप के लिए सप्लाई किया जाना था। अधिकारियों ने बताया कि इस कोकीन का अनुमानित बाजार मूल्य 10.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अल जजीरा के एक कैमरामैन की दक्षिण गाजा पट्टी में मौत हो गई। अल जजीरा ने बयान में कहा कि कैमरामैन समीर अबू स्कूल में बमबारी को कवर करते समय अपने एक सहयोगी के साथ घायल हो गए थे। मामले में अल जजीरा ने कहा कि कैमरामैन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में ड्रोन से दागी गई मिसाइल की चपेट में आ गए। हवाई हमलों में अब तक लगभग 90 पत्रकार मारे जा चुके हैं। कल इजराइल लेबनान सीमा क्षेत्र के पास पहाड़ियों से धुएं के गुबार उठे और विस्फोटों की आवाज सुनी गई। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी एक नए आतंकवादी समूह अंसारुल इस्लाम ने ली है। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी को देखकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में युवा पैरा एथलीटों का दमदार प्रदर्शन जारी है। हरियाणा सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष पर बरकरार है। आज पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल और पैरा निशानेबाजी के पदक दांव पर होंगे। और इसी के साथ ही वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच मुंबई में खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मुकाबले में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने 478 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली थी। इससे पहले दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पारी 428 रन पर समाप्त की, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या आईपीएल के अगले संस्करण में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को हार्दिक पांड्या के कप्तान बनाए जाने की घोषणा की। हार्दिक इससे पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने 2 बार टीम को फाइनल तक पहुंचाया। 2022 में गुजरात की टीम चैंपियन बनी थी और 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फाइनल हारी थी। रोहित 10 सालों तक मुंबई के कप्तान रहे। उन्हें 2013 में मुंबई का कप्तान बनाया गया था। रोहित की कप्तानी में ही मुंबई ने अपने सभी 5 खिताब जीते। रोहित ने 2013, 2015, 2017 और इसके साथ साथ उन्हें 5 बार टीम का चैंपियन भी बनाया। आयरलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में आयरलैंड के जोशुआ लिटल ने 36 रन देकर 6 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में आज राजस्थान का सामना हरियाणा से होगा। राजस्थान ने सेमीफाइनल में कर्नाटक को हराया था, वहीं हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की भारतीय महिला जोड़ी ओडिशा मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्विनी और तनिषा की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को कड़े मुकाबले में 22-20, 20-22 और 21-14 से मात दी। डी गुकेश ने लेवॉन आरोनियन के खिलाफ ड्रॉ के साथ चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप में अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की। इस प्रतियोगिता का आयोजन क्लासिकल प्रारूप में हो रहा है, जिसमें 8 ग्रैंड मास्टर भाग ले रहे हैं।
विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार ITF विश्व चैंपियनशिप का पुरस्कार हासिल किया है। उन्हें सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला वर्ग में आर्याना साबालेंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया। साबालेंका ने पहली बार यह पुरस्कार हासिल किया। महिला विश्व कप विजेता स्पेन ने ताज़ा जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। स्पेन ने यूएफ नेशंस लीग के अंतिम 4 में पहुंचने के बाद एक स्थान के सुधार के साथ पहला स्थान हासिल किया। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी अपने प्रमुख स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड की चोट पर बारीकी से नजर बनाए है और उन्हें उम्मीद है कि क्लब विश्व कप के मैच से पहले वो ठीक हो जाएंगे। हालांड चोट के कारण टीम के पिछले 2 मुकाबलों में नहीं खेल पाए थे। प्रीमियर लीग में टॉटेनहेम हॉटस्पर्स ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-0 से हराने में सफलता पाई। टॉटेनहेम की तरफ से दोनों हाफ में एक गोल हुए। इस जीत के साथ टॉटेनहेम ने लीग में 5वां स्थान बरकरार रखा। फिल्म फाइटर का पहला गाना शेर खुल गए रिलीज हो गया है। रिलीजिंग के साथ ही यह गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म फाइटर का पहला गाना शेर खुल गए पूरी तरह से एक पार्टी एंथम है। इस ट्रैक में दोनों कलाकारों के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। फिल्म फाइटर भारतीय वायुसेना की वीरता और साहस का प्रतीक है। फाइटर 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना खान को स्विमिंग करने के लिए लगाई थी डांट। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने उस घटना को याद किया जब शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना को तैराकी के लिए जिद करने पर डांटा था। सुहाना खान को शाहरुख खान ने दी सलाह, कहा सिर्फ निर्देशक और अपने दिल की सुनो। सुहाना खान ने क्रिस बेस्ट रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। राज्य के प्रमुख मलयालम फिल्म संस्था केरल राज्य चलचित्र अकादमी की सामान्य परिषद के सदस्यों ने रंजीत को अकादमी के अध्यक्ष पद से हटाने की शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मांग की। हालांकि रंजीत ने कहा कि वह पद नहीं छोड़ेंगे। लाहौर और सूट सूट और मोनी बनके जैसे हिट गाने देने वाले गायक गुरु रंधावा अब एक नए ट्रैक के लिए अमेरिकी रैपर रिक रॉस के साथ सहयोग कर रहे हैं। गुरु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सहयोग की घोषणा की। बंगाली हिंदी सिंगर अनूप घोषाल ने 70 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। सिंगर को तुझसे नाराज नहीं जिंदगी के लिए जाना जाता है। फिल्म मासूम में इन्होंने यह गाना गाया था। दर्शकों के बीच आज भी यह गाना काफी मशहूर है। अनूप पिछले कुछ दिनों से एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी मौत हो गई। सत्यजीत रे के साथ इन्होंने काफी काम किया है। फिल्म एनिमल को रिलीज हुए 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिनों के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है। फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच गई है। अभिनेत्री सारा अली और करिश्मा कपूर की फिल्म मर्डर मुबारक को OTT प्लेटफॉर्म के नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के लिए निर्माता दिनेश विजान ने नेटफ्लिक्स के साथ आने की घोषणा की है। पंजाबी फिल्म डियर जस्सी को सऊदी अरब के जद्दा में आयोजित तीसरे रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर यूजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री रवीना टंडन की आगामी सीरीज कर्मा कॉलिंग का टीजर जारी हो गया है। कर्मा कॉलिंग में रवीना एक ताकतवर महिला इंद्राणी कोठारी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। कॉमेडियन वीर दास ने एमी पुरस्कार जीतने के साथ ही एक और कीर्तिमान रच दिया है। हाल ही में वीर ने अपोलो थिएटर में प्रदर्शन किया, जिसके बाद वह ऐसा करने वाले भारत के पहले हास्य अभिनेता बन गए हैं। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की आगामी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का पहला पोस्टर जारी हो गया है। सीरीज अगले साल 19 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। मशहूर हास्य कलाकारा, अभिनेत्री और गायिका सुगंधा मिश्रा मां बन गई हैं। हाल ही में सुगंधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।